हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड मैथ मेंटर में। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 का गणित। इसमें हमने 1.1 एक्सरसाइज कर ली थी। अभी आज हमारी एक्सरसाइज 1.2 हम करने जा रहे हैं और उसमें हम क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 देखेंगे। इसके लिए हम इस एक्सरसाइज में सबसे पहले है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, जिसे हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलते हैं। इसमें यह है कि इस प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणन संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यानी कि हम कहने का मतलब यह है कि हम एक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे अगर हम देखें 16 को देखें तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 2 2 यानी कि 2 की पावर 4 कह सकते हैं। यानी कि ये अभाज्य संख्या। जैसे 15 को अगर देखें, 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 5, तो 3 भी अभाज्य और 5 भी, जबकि 15 भाज्य था। यानी कि 15 को हम भाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसके बाद जो एचसीएफ होता है, संख्याओं की प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है। और एलसीएम जो होता है वो सबसे बड़ी घात का गुणनफल किसी दो धनात्मक गुणनफल होता है और किसी दो धनात्मक संख्याओं के लिए होता है। अगर हम देखें कि हमारे पास दो संख्याएं a और b, या हम ये भी कह सकते हैं कि n1, दो हमारे पास संख्याएं n1 और n2, दो नंबर हैं, इनका जो गुणनफल होगा एलसीएम गुणा HCF होगा। तो ये फॉर्मूला भी आप याद रखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा HCF। इसके आधार पर अगर हमें संख्याएं दी हुई हैं और एलसीएम दिया है तो HCF हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं अपॉन में एलसीएम ले जाकर। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि इसमें 5 क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको एक करके बता रहा हूँ। अभाज्य गुणनखंड का मतलब है जैसे 140 है, 140 है तो 140 को हम विभाजित कर सकते हैं 2 से। 2 सत्ते 14, ये 0 होगा, फिर 2 से ये हो जाएगा आपका 35, फिर 5 से फिर आएगा 7 और फिर लास्ट में 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब जो 140 के अभाज्य गुणनखंड है वो है 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ये इसका सॉल्यूशन है। यानी कि 140 के जो फैक्टर हैं, प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड जो हैं वो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 है। यही पहली प्रमेय भी थी कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इसके बचे हुए क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। जो सेकंड क्वेश्चन है, एक फॉर्मूला आपको बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ होता है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, निम्नलिखित पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच भी कीजिए कि गुणनफल, दोनों संख्याओं गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। तो पहले हम ये क्वेश्चन करते हैं, ये भी मैंने किया है, ये वाला आप स्वयं ट्राई करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 26 और 91 है, तो 26 के जो फैक्टर होंगे 2 से 13 और 13 से 1, तो ये लिखे हैं। इसी प्रकार अगर 91 के फैक्टर देखें तो पहले 7 से 13 और 13 से 1, तो ये लिखे हैं। अभी एलसीएम जो एचसीएफ जो बताया था आपको, एचसीएफ बताया था कि जो एचसीएफ होता है वो सबसे छोटी घात कॉमन जो होता है, सबसे छोटी घात, ये देख रहे हैं इसमें 13 कॉमन है, 13 कॉमन है, तो सार गुणनखंड 13 है, तो यही आपका एचसीएफ होगा। और एलसीएम के लिए, एलसीएम में क्या आएगा, एलसीएम तो 13 तो आएगा ही आएगा, और जो बचे हुए हैं 2 और 7 ये भी आपके साथ लिखे जाएंगे। तो ये लिखे हैं 2, 7 और 13, तो ये आ जाएगा 182। अब हमें इसकी जांच भी करनी है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल n1 गुणा n2 26 गुणा 91 कितना होगा
2366, 26 की 91 से आप गुना कर सकते हैं। 6 2 9 6 की 54, 5 9 दूनी 18 और 5 18 5 23, तो ये आ जाएगा 6 6 3 2 2366। तो इसी प्रकार अब एलसीएम और गुणा एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ की भी गुणा करके देखेंगे। एचसीएफ 13 है और ये 182 की 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा 6, 8 3 जा 24 और 3 1 जा 3 और 2 5, 8 नहीं 2 8 1 ऐड करेंगे 6 6 8 5 13 2 23 66। तो इसलिए ये भी, तो एलसीएम दोनों संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम गुणा एचसीएफ दोनों बराबर हैं, तो इसलिए जांच भी हो जाती है। तो इसका सेकंड क्वेश्चन भी हमने यहाँ किया हुआ है 510 और 92, ये भी यही है। 510 के अगर फैक्टर देखें 510, पहले से आप 2 से डिवाइड करें, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, फिर 5 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 अठे 24, 3 पंजे 15, फिर 3 से 5 से 17 और फिर 17 से लास्ट में 1, तो इसके फैक्टर हो रखे हैं 2 3 5 17, ऐसे ही 92 के 2 2 23। अब हमें लिखना है इसके क्या है, एचसीएफ लिखना है। एचसीएफ के लिए बताया था जो कॉमन होगा, एचसीएफ में देख रहे हैं आप 2 कॉमन है बस, तो इसलिए एचसीएफ 2 आएगा। और एलसीएम की अगर बात करें, एलसीएम की, तो 2 तो आएगा ही आएगा, 2 गुणा ये 3, ये 5, ये 17, ये 2 और ये 23, ये लिखे हुए हैं 2 2 3 5 17 23। इन सब की अगर आप गुणा करें, ये गुणा आप करके देखें, ये आएगा। अब हमें जांच करनी है 23,460, गुणा आएगा, इनका गुणा आएगा 23,460। अभी दोनों संख्याओं का गुणनफल देखो, n1 गुणा n2, 510 और 92, 510 की 92 से गुणा करेंगे तो 46,920। अब 23,460 एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम था 2 हमारा और एचसीएफ था 2 और एलसीएम था 23,460, इन दोनों की गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 46,920, दोनों बराबर हैं, तो इस प्रकार जांच हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक फॉर्म जो बताया था आपको कि एच जो संख्याओं का गुणनफल होता है n1 गुणा n2 बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। अगर हमें यहाँ से एचसीएफ फाइंड करना तो एलसीएम इनके डिवाइड में जाएगा, एलसीएम तो इसी फॉर्मूले पर है। वो कह रहा है कि 306 और 657 का एचसीएफ 9 है और एलसीएम ज्ञात करना है। तो एचसीएफ तो 9 दिया है आपको, एचसीएफ चूँकि फॉर्मूला होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ n1 गुणा n2, तो एलसीएम निकालना है, एचसीएफ 9 है, n1 पहली संख्या 306 और दूसरी संख्या 657, 306 और 657 की गुणा करेंगे तो ये आएगा 2,01,042, 2,01,042। और ये 9 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, 9 से जब इसे कैंसिल आउट करेंगे, काटेंगे इसे, तो 22,388। तो इन संख्याओं का एलसीएम कितना होगा, 22,388। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें n1 गुणा n2 एलसीएम गुणा एचसीएफ, अगर संख्याएं दी हैं और एलसीएम दिया है तो एचसीएफ निकाल सकते हैं, अगर संख्याएं दी हैं एचसीएफ दिया है तो एलसीएम निकाल सकते हैं। यदि एचसीएफ और एलसीएम दोनों दिए हैं और एक संख्या दी हो तो ये वाली संख्या निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6n, ये 6n नहीं है, आप मैथ में अगर देखेंगे तो ये 6 की पावर n है। ये सब काम यहाँ पर इस क्वेश्चन में यहाँ भी और यहाँ भी और यहाँ भी, ये सब 6 की पावर n में है। तो ये कह रहा है कि कोई भी संख्या 6 की पावर जो n है वो 0 पर समाप्त होती है। जैसे अगर हम बात करें 100 की, 10 की,
इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 0 पर ही समाप्त होगा क्योंकि 100 आएगा। तो इसी प्रकार ये पूछ रहा है क्या 6 की पावर n भी 0 पर समाप्त हो सकते हैं। देखो कोई भी संख्या 6 की पावर या कोई भी संख्या 0 पर तब समाप्त होती है जब उसके फैक्टर में 2 और 5 हों, 2 और 5 हों। लेकिन अगर हम ध्यान दें 6 की पावर n है, इसके अगर फैक्टर करें 6 के 2 × 3 की पावर n, 3 दूनी तो 6 हो रहा है ना, इसमें 2 और 5 नहीं है क्योंकि 2 और 5 होने के बाद ही 10 बन सकता है और 10 का पावर कुछ भी हो तभी लास्ट में क्या आएगा, उसके अंत में 0 आएगा। तो यहाँ पर 6 की पावर n में 2 और 3 है, 5 नहीं है, अतः यह 0 पर समाप्त नहीं होगी क्योंकि 0 पर समाप्त होती हैं यदि अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 हो, लेकिन 6 की पावर n में नहीं है तो इसलिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। 6 की पावर n नोट करें आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है व्याख्या कीजिए कि संख्या ये और संख्या ये भाज्य संख्या क्यों है। अच्छा, भाज्य संख्या जब होती थी जब उसके 1 2 से अधिक फैक्टर होते थे। जैसे 7 है, 7 को भाज्य कहेंगे क्योंकि इसका एक फैक्टर है 1 और एक है 7। लेकिन अगर 6 की बात करें तो इसका 1 भी है, 2 है, 3 है, तो इसमें दो उस संख्या से अलग अलग फैक्टर हो रहे थे, इसलिए भाज्य संख्या होगी। तो फिलहाल ये चेक करना है कि ये भाज्य है या नहीं। अब हमें चेक करना है ये भाज्य है या नहीं, तो इसके लिए हम इसे सॉल्व करते हैं। ये लिखी हुई है तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 13। 7 × 11 + 1, 11 × 7 77 + 1 ये 78। आप देख रहे हैं 13 और 78 इस संख्या के 2 फैक्टर हो रहे हैं, एक को छोड़कर अन्य अभाज्य गुणनखंड में, एक को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड है। 13 और 78 है क्योंकि 2 गुणनखंड आ रहे हैं ना एक को छोड़कर, तो इसलिए ये भाज्य संख्या है। इसी प्रकार हम सेकंड को भी चेक कर सकते हैं। ये इसे चेक करना है, अगर आप देख रहे हो 5 यहाँ है और 5 यहाँ कॉमन आ जाएगा। 7 6 4 3 2 इन सब की गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1008 और 1 जोड़ेंगे तो 1009। अब देखो इसमें भी 1 के अतिरिक्त 2 फैक्टर हो रहे हैं, 2 अभाज्य गुणनखंड हो रहे हैं, एक को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड है, इसलिए ये भाज्य संख्या है। तो ये बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था और ये एक्सरसाइज में सब आसान काम था, तो इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन कराए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और समझना बहुत जरूरी है। ये कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय में चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब हमें ये चेक करना है कि इसे करें कैसे। ध्यान देंगे क्वेश्चन में ये कहा कि सोनिया है 18 मिनट में चलती है एक चक्कर को, और रवि चक्कर लगाता है 12 मिनट में एक चक्कर। यहाँ से प्रारंभ करते हैं सोनिया और रवि। अगर आप ध्यान दें, मान लो सोनिया यहाँ से यहाँ तक जाने में एक चक्कर में 12, अगर 2 चक्कर की बात करें तो 24, 3 चक्कर की बात करें तो 36। इसी प्रकार अगर बात करें रवि की, रवि की, तो ये होगा एक चक्कर में ये कितना लगाएगा, एक चक्कर में 12 मिनट लगाएगा, 2 चक्कर में 24, 3 में 36। तो इसके द्वारा ये पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है। मान लेते हैं कि ये ऐसे चलता है, सोनिया चलती है यहाँ तक और ये चक्कर लगाती रहती है, और दूसरा रवि चलता है, ये भी इस प्रकार चक्कर लगाता रहता है इसी पथ पर यहाँ। तो ये दोनों मान लेते हैं कि इसने 3 चक्कर लगाए, इसने 5 चक्कर लगाए और एक ने 4 चक्कर लगाए। जब ये पूरे चक्कर लगाएंगे यानी कि एक ऐसी संख्या होगी, ऐसा समय होगा जो इन दोनों से पूरा कट जाए, इन दोनों से पूरा कैंसिल हो जाए। तो एलसीएम क्या होता था कि एक ऐसी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा विभाजित हो। और यहाँ भी हमारा यही केस हो रहा है कि मान लेते हैं कि ऐसे चक्कर लगा रहे हैं लगातार,
एक ने 5 चक्कर लगाए, एक ने 4 चक्कर लगाए, तो यहाँ मिलते हैं। तो एक ऐसी संख्या हमें फाइंड करनी है, एक ऐसी संख्या निकालनी है जो दोनों से 18 से और 12 से पूरे पूरे कट जाए, यानी कि एक ऐसा समय निकालना जो इससे और इससे पूरा पूरा कटे। तो पूरा पूरा कटने वाली एलसीएम भी यही होता था कि ऐसी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसलिए इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। तो हम दोनों के लिए वे दोनों एक स्थान पर इतने एलसीएम 18-12 मिनट बाद मिलेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए हम करते हैं 18 के फैक्टर 2 गुना 3 गुना 3 होंगे, सिंपल फैक्टर है। 12 के 2 गुना 2 गुना 3 होंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए 3 आएगा, 2 आएगा, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, और ये 3 और ये 2 भी आएगा, ये 3 और ये 2 भी। तो कितना आ रहा है, 36। तो इसका मतलब में 36 मिनट बाद मिलेंगे। अगर इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा देखें, सोनिया की बात करें, एक चक्कर में 18 मिनट, फिर दूसरे चक्कर में 36 मिनट, 2 चक्कर बाद सोनिया यहाँ पहुँचती है। इसी प्रकार अगर रवि की बात करें, रवि तो 18-12 एक चक्कर में, दूसरे में 24 और तीसरे में 36, यानी कि ये 3 चक्कर लगा लेगा यहाँ पहुँचेगा, और ये 2 चक्कर लगा लेगा यहाँ पहुँचेगा 36 मिनट में। तो इस प्रकार भी हम दे सकते हैं। इसमें ये समझना जरूरी है कि इस क्वेश्चन में एलसीएम क्यों फाइंड किया गया है, एलसीएम ही क्यों फाइंड किया गया है, ये जरूरी है। इसके बाद होमवर्क है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 करना है आपको, और जो इसके बचे हुए मूवी पार्ट करें, और एग्जाम्पल 5, 6, 7 और 8 जरूर करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। और मैं आपको ये नोट करने के लिए सीरियल से दिखा देता हूँ, अगर ध्यान दें। यहाँ से स्टार्ट है। सबसे पहले आप अंकगणित की आधारभूत प्रमेय नोट करें, उसके बाद ये नोट करें। फिर पहला क्वेश्चन है, इसका पहले में एक सॉल्यूशन है, बाकी के सॉल्यूशन आप करें। दूसरा क्वेश्चन, इसका हल, दूसरे का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट आप करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन पूरा है। फिफ्थ, इसमें 6 की पावर n लिखें इसे। 6 क्वेश्चन ये पूरा है। 7 का सॉल्यूशन, और ये आपका होमवर्क